कल्पना कीजिए 1930 के दशक के उस भारत की जो ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। देश के बड़े शहरों में सूती कपड़ा मिलों, टेक्सटाइल मिल्स की चिमनियां दिन रात धुआं उगल रही थीं। मिल मालिकों की तिजोरियां भर रही थीं, लेकिन इन मशीनों को अपनी हड्डियों को गलाकर चलाने वाला मजदूर वर्ग भुखमरी, बीमारी और अमानवीय परिस्थितियों में जीने को मजबूर था। सुबह के अंधेरे से लेकर रात के सन्नाटे तक 12 से 14 घंटे काम करना, बदले में चंद कौड़ियां मिलना और बीमार पड़ने पर बिना वेतन के निकाल दिया जाना, यही एक मजदूर की नियति थी। उस दौर में मजदूरों की कोई आवाज नहीं थी। उनके पास न तो कोई सामाजिक सुरक्षा थी और न ही अपने हक के लिए लड़ने का कोई कानूनी अधिकार। ऐसे में जब शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो खामोश होठों ने बगावत का गीत गाना शुरू किया। ये कहानी सिर्फ एक अदालती मुकदमे की नहीं है। ये कहानी है उस ऐतिहासिक चिंगारी की जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को एक नई दिशा दी। ये कहानी है ऑल इंडिया टेक्सटाइल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस के उन निडर नेताओं की जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और पूंजीपतियों की आंखों में आंखें डालकर अपने हक मांगे। और सबसे बढ़कर यह कहानी है उस मसीहा की जिसने अपने कानूनी ज्ञान की ढाल से न केवल इन नेताओं को फांसी और उम्र कैद से बचाया, बल्कि भारत के इतिहास में पहली बार यह साबित किया कि हड़ताल करना मजदूरों का जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई अपराध नहीं। वह मसीहा थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और 1934 के उस रोमांचक और प्रेरणादायक अदालती संघर्ष के गवाह बनते हैं। 1930 का दशक आते आते विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ने लगा था। पूंजीपति मिल मालिकों ने अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए सबसे आसान रास्ता चुना, मजदूरों की छंटनी करना और उनके वेतन में भारी कटौती करना। बॉम्बे और अन्य औद्योगिक शहरों में मजदूरों के सामने अब जीवन और मृत्यु का संकट खड़ा हो गया था। जब पेट की आग सहने की सीमा पार कर गई तो मजदूरों ने एकजुट होना शुरू किया। इसी एकजुटता का परिणाम था ऑल इंडिया टेक्सटाइल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने मजदूरों को समझाया कि यदि वे अलग अलग रहेंगे तो मिल मालिक उन्हें आसानी से कुचल देंगे। उन्होंने मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। जब मिल मालिकों ने उनकी न्याय संगत मांगों जैसे काम के घंटे तय करना, वेतन कटौती रोकना और काम की बेहतर परिस्थितियां को सिरे से खारिज कर दिया तो नेताओं के पास एक ही रास्ता बचा, आम हड़ताल। जैसे ही हड़ताल का बिगुल बजा, हजारों मजदूर मिलों से बाहर आ गए, चक्के जाम हो गए, मशीनों का शोर थम गया और उसकी जगह मजदूरों के नारों ने ले ली। मिल मालिकों के माथे पर पसीना आ गया। यह सिर्फ एक हड़ताल नहीं थी, यह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की जड़ों पर एक सीधा प्रहार था। ब्रिटिश सरकार और मिल मालिकों का गठजोड़ बहुत गहरा था। मजदूरों की यह बगावत उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं थी। हड़ताल को कुचलने के लिए उन्होंने पुलिस बल का बर्बर इस्तेमाल किया, लेकिन जब लाठियां और गोलियां मजदूरों के हौसले को नहीं तोड़ पाईं, तो सरकार ने अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, कानून। ब्रिटिश सरकार ने ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 का सहारा लिया। यह एक ऐसा काला कानून था जिसे विशेष रूप से मजदूर आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत किसी भी ऐसी हड़ताल को अवैध और देशद्रोह के समान माना जाता था जिससे सरकार या जनता को असुविधा होती हो। सरकार ने रातों रात ऑल इंडिया टेक्सटाइल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राज्य के खिलाफ साजिश रचने, अवैध हड़ताल भड़काने और शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। मजदूर बस्तियों में मातम और खौफ छा गया। नेताओं के बिना आंदोलन दिशाहीन होने लगा था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन नेताओं को इस क्रूर कानून के शिकंजे से कौन बचाएगा। शहर के नामी गिरामी वकील इस केस को लेने से कतरा रहे थे, क्योंकि इसमें सीधे ब्रिटिश हुकूमत से पंगा लेना था और इसमें कोई मोटी फीस भी नहीं मिलनी थी। जब चारों ओर निराशा का अंधकार था, तब एक शख्सियत आगे आई, डॉक्टर BR अंबेडकर। आज हम डॉक्टर अंबेडकर को मुख्य रूप से भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में जानते हैं।
लेकिन 1930 के दशक में वह भारत के सबसे प्रखर कानूनी विद्वानों और मजदूर वर्ग के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जातिवाद और पूंजीवाद दोनों ही शोषण के हथियार हैं। वे अक्सर कहते थे कि एक शोषित मजदूर, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसका दर्द एक समान है। जब ट्रेड यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी की खबर उन तक पहुंची, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के यह मुकदमा लड़ने का फैसला किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस केस को सिर्फ चंद व्यक्तियों को बचाने का मामला नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे मजदूरों के अधिकारों की ऐतिहासिक लड़ाई के रूप में देखा। डॉक्टर अंबेडकर ने दिन रात एक करके इस काले कानून, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने दुनिया भर के श्रम कानूनों, ब्रिटिश लेबर हिस्ट्री और मानवाधिकारों से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। वे अदालत में केवल जज्बात नहीं, बल्कि अकाट्य तर्कों और कानून की नई व्याख्याओं के साथ उतरने की तैयारी कर रहे थे। मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। खचाखच भरे कोर्ट रूम में एक तरफ ब्रिटिश सरकार के महंगे और घमंडी सरकारी वकील थे, जो आश्वस्त थे कि वे इन बागी नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। दूसरी तरफ शांत, गंभीर और आत्मविश्वासी डॉक्टर अंबेडकर खड़े थे। सरकारी वकील ने दलील दी, माय लॉर्ड, इन नेताओं ने मासूम मजदूरों को भड़काकर मिलों का काम ठप किया है। इन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का सीधा उल्लंघन किया है। इनकी इस हड़ताल से न केवल अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, बल्कि यह सरकार के खिलाफ एक हिंसक साजिश है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अदालत में सन्नाटा छा गया। अब बारी थी डॉक्टर अंबेडकर की। जब वे बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनकी आवाज में न केवल एक वकील की कुशाग्रता थी, बल्कि लाखों शोषित मजदूरों की पीड़ा भी थी। डॉक्टर अंबेडकर की ऐतिहासिक दलीलें, हड़ताल कोई अपराध नहीं, एक अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने सीधे तौर पर ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट की खामियों पर प्रहार किया। उन्होंने जज की आंखों में देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, हड़ताल करना कोई आपराधिक साजिश नहीं है। जब एक इंसान के पास अपनी मेहनत के अलावा बेचने के लिए कुछ नहीं होता, और जब उसकी मेहनत का उचित मूल्य देने से इनकार कर दिया जाता है, तो काम रोक देना, हड़ताल, उसका अंतिम और सबसे वैध हथियार है। यह मानवाधिकार का हिस्सा है। शोषण की परिभाषा तय करना। उन्होंने अदालत में मिलों के काम करने की स्थितियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने पूछा, क्या 14 घंटे बिना पर्याप्त हवा और रोशनी वाले कमरों में काम कराना अपराध नहीं है? क्या मजदूरों के बच्चों को भूखा मारना अपराध नहीं है? अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह है, तो यह कानून ही अन्यायपूर्ण है। कानून की आड़ में तानाशाही। उन्होंने साबित किया कि ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का इस्तेमाल न्याय के लिए नहीं, बल्कि पूंजीपतियों के मुनाफे की रक्षा करने और मजदूरों की आवाज को कुचलने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत। डॉक्टर अंबेडकर ने अदालत को समझाया कि एक अकेला मजदूर मिल मालिक के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मजदूरों को यूनियन बनाने और सामूहिक रूप से अपनी मांगें रखने का जन्मसिद्ध कानूनी अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की जिरह इतनी तार्किक, तथ्यात्मक और अकाट्य थी कि सरकारी वकील के पसीने छूट गए। जज भी डॉक्टर अंबेडकर के कानूनी ज्ञान और मानवाधिकारों की उनकी व्याख्या के सामने नतमस्तक हो गए। महीनों चली इस कानूनी लड़ाई के बाद अंततः फैसला आया। अदालत ने माना कि मजदूरों को शांतिपूर्ण हड़ताल करने का अधिकार है और केवल हड़ताल का आह्वान करना आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता। ऑयल इंडिया टेक्सटाइल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस के सभी नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। मजदूर बस्तियों में दिवाली मनने लगी। यह सिर्फ उन नेताओं की रिहाई नहीं थी, बल्कि यह भारत के मजदूर वर्ग की ब्रिटिश साम्राज्यवाद और पूंजीवाद पर एक बहुत बड़ी वैचारिक और कानूनी जीत थी। इस केस में डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान। इस केस ने भारतीय श्रम इतिहास की दिशा बदल दी। हड़ताल को कानूनी मान्यता। उन्होंने भारत में पहली बार अदालत से यह स्थापित करवाया कि हड़ताल करना कोई देशद्रोह नहीं, बल्कि एक वैध लोकतांत्रिक अधिकार है। ट्रेड यूनियनों को संजीवनी। यदि वे नेता सजा पा जाते, तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन दशकों पीछे चला जाता।
डॉक्टर अंबेडकर ने इसे मरने से बचाया। श्रम कानूनों की नींव। इस केस के दौरान डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए तर्कों ने बाद में स्वतंत्र भारत के श्रम कानूनों की नींव रखी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। इस केस के अनुभवों ने डॉक्टर अंबेडकर को यह एहसास दिलाया कि मजदूरों को राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता है। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए कई चुनाव लड़े और जीते। वायसराय की कार्यकारी परिषद 1942 से 46। इसी ज्ञान और अनुभव के कारण बाद में डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री बने। आज जो हम भारत में 8 घंटे की शिफ्ट, समान काम के लिए समान वेतन, मातृत्व लाभ और प्रोविडेंट फंड पीएफ देखते हैं, वे सब डॉक्टर अंबेडकर के ही श्रम मंत्री रहते हुए बनाए गए थे। अब जानिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। 1934 का यह ऐतिहासिक मुकदमा आज भी हमारे लिए एक जीता जागता सबक है। अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ लड़ना। कानून हमेशा सही नहीं होते। यदि कोई कानून जैसे ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट शोषक है और मानवाधिकारों का हनन करता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना और तार्किक लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। शिक्षा और ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर अंबेडकर ने कोई लाठी या बंदूक नहीं उठाई। उनकी शिक्षा, उनके कानूनी ज्ञान और उनके तर्कों ने ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे मजबूत किले को भेद दिया। यह सिखाता है कि अगर आप अपने अधिकारों को लेकर शिक्षित हैं, तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। संगठन और एकता की शक्ति। अकेला मजदूर कमजोर हो सकता है, लेकिन जब मजदूर संगठित होकर ट्रेड यूनियन बनाकर अपनी बात रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं झुका सकती। संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा यहां चरितार्थ होता है। सच्चा नेतृत्व निस्वार्थ होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह केस पैसे या शोहरत के लिए नहीं लड़ा था। उन्होंने यह केस इसलिए लड़ा क्योंकि वे पीड़ितों और शोषितों के साथ खड़े होने को अपना धर्म मानते थे। सच्चा नेता वही है जो कठिन समय में कमजोरों की ढाल बने। अब वीडियो के अंत में, आज जब भी हम अपने ऑफिस या फैक्ट्री में 8 घंटे काम करने के बाद घर लौटते हैं या हमें हमारे काम का उचित वेतन मिलता है, तो हमें एक पल रुककर 1934 के उन टेक्सटाइल मजदूरों और अदालत में सिंह की तरह दहाड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को धन्यवाद जरूर कहना चाहिए, क्योंकि हमारे आज के अधिकार उनके कल के संघर्षों की ही देन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो हमारे अंबेडकर साहब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।